once again welcome to our YouTube channel, and today's our topic is ratio analysis and the other techniques, that how company calculates their ratios and many other techniques and many other profits and sales comparison between the 2 years. So we start from the ratio analysis. Ratio analysis में हम सबसे पहली बात ये डिस्कस करते हैं कि कंपनी रेशियो एनालिसिस जो है वो निकालती क्यों है। सबसे पहले बात जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई अ कंपनी कंप्यूट डिफरेंट रेशियोज। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि कंपनी को जब किसी मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज की जो उसके पास गिवन होती है, तो कंपनी जब फोरकास्टिंग करती है फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, तो फोरकास्टिंग करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म के रेशियोज की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जो है ये डेटा रिसीव होता है। उस डेटा के जरिए कंपनी अपनी वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट करती है कि किस तरीके से हमने अपनी वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, और फ्यूचर में इस वक्त करंट कंडीशंस हमारी जो है वो एसेट्स की, लायबिलिटीज की, ओनर्स इक्विटी की, करंट एसेट्स की, करंट लायबिलिटीज की, टोटल डेब्ट्स की या टोटल इक्विटीज की, सेल्स की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन सारी चीजों की जो है आपस में रेशियोज कितने हैं, किस हिसाब से हैं, यानी कि हमने नेट प्रॉफिट अपने सेल्स के मुताबिक कितने परसेंट इस साल कमाया है, हमारे करंट एसेट्स के मुकाबले में करंट लायबिलिटीज कितनी है कि हम उस हिसाब से कितने पे करेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारे पास रेशियोज होते हैं वो हमारे पास 5 किस्म के रेशियोज होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रेशियोज आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं, एक्टिविटी रेशियोज आते हैं, सोल्वेंसी रेशियोज होते हैं और मार्केट शेयर्स रेशियोज होते हैं। ये हमारे पास 5 किस्म के जो है रेशियोज होते हैं, जिसमें हम अपनी बात करते हैं पहली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हमारे पास होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से मुराद ये होता है कि किस तरीके से हमारी कंपनी जो है या हमारा बिजनेस जो है वो किस तरीके से या कितना परसेंट उसने करंट ईयर में जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। अब हम बात करते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये क्वेश्चन हमारे पास एक मौजूद है, हम इस क्वेश्चन को देखते हुए ये डेटा जो है हमारे पास मौजूद है, जिस डेटा को देखते हुए हम अपनी मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल भी मौजूद है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी मौजूद है, डिबेंचर्स भी मौजूद हैं, करंट लायबिलिटीज भी हैं, फिक्स्ड लायबिलिटीज भी हैं, और जो हमारे पास लायबिलिटीज और एसेट्स इक्विटी साइड का जो टोटल हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है 40,000 रुपीस। इसी तरीके से हमारे पास जो एसेट साइड का टोटल है उसमें हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिसपे लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 26,000 आई है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका मतलब है हमारे पास जो एसेट्स की वैल्यू थी वो 36,000 थी, जिसमें से 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा, तो हमारे पास वैल्यू बची 26,000 एसेट्स की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, या इस तरीके से उन्होंने वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट की होगी बिकॉज़ वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड द डेप्रिसिएशन। फिर हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स में हमारे पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंटरीज हैं, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है 10% पे, जो हमने किसी जगह पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की भी होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो एसेट साइड का जो टोटल है वो भी हमारे पास आ रहा है 40,000 रुपीस। उसके बाद हम अगर अदर इंफॉर्मेशन पे देखते हैं, अदर इंफॉर्मेशन पे नजर डालते हैं, तो अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो पहली वैल्यू आ रही है उसमें हमारे पास सेल्स मौजूद है, सेल्स हमारे पास है 60,000 रुपीस। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 51,600 रुपीस, और नेट प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है 2,000 रुपीस। तो ये तो हमारे पास एक डेटा मौजूद है, और नीचे लिखा हुआ है कंप्यूट द एप्रोप्रिएट रेशियोज। एप्रोप्रिएट रेशियोज से मुराद ये है कि ये जो डेटा हमारे पास मौजूद है, इस डेटा से रिलेटेड हमने अपने एसेट्स या रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन, एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द रेशियोज अबाउट दैट क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो पहला रेशियो हमारे पास आता है, हम बात करते हैं अपने पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम डिफरेंट टाइप की प्रॉफिट जो वैल्यूज हैं या डिफरेंट टाइप की जो प्रॉफिट के जो एनालिसिस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसमें हमारे पास 3 किस्म के जो है वो अपना 5 किस्म के जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं इस किस्म के। सबसे पहले हमारे पास एक रेशियो आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद दूसरा हमारे पास रेशियो आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें हमारे पास एक और वैल्यू आती है अर्निंग पर शेयर, उसके अलावा हमारे पास इसमें चीजें आती हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, और इस तरीके से हमारे पास एक और इसमें चीज आती है रिटर्न ऑन एसेट्स।
ये 5 किस्म के कि किस तरीके से हमारा प्रॉफिट, कितना रिटर्न जो है वो एसेट पे गया है या कितना रिटर्न जो है वो हमारा इक्विटी साइड पे गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। हमारे पास जो पहली चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट वी फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसके फॉर्मूले पे ध्यान दें तो फॉर्मूला हमारे पास होगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, आप यहां पे अदर इंफॉर्मेशन पे गौर करें, जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है इसमें हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का कि किस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है सेल्स मौजूद है, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमारे पास 60,000 है यहां पर, उसमें से हमने अपनी वैल्यूज जो है वो माइनस कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 51,600, तो हमारे पास 8,400 का जो है वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो वो जो 8,400 का जो यहां पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमने पुट किया 8,400 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमारे पास मौजूद है 60,000 की मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमने इन दोनों रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 14%। सो इस 14% का हमारे पास मकसद क्या है, इस 14% का हमारे पास मकसद ये है कि जो चीज हमारे पास यहां पर मौजूद है 14% जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी सेल्स का 14% है, बाकी 86% जो है 86% वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमारी सेल्स का 86% है और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा 14% है। इसी तरीके से हम इसमें दूसरा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप इसे कह सकते हैं। हम जब नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज होती है वो हम पुट करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास उसी तरीके से, चूंकि नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, तो यहां पर जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट था यहां पे हम नेट प्रॉफिट पुट कर देंगे। जब हमने नेट प्रॉफिट पुट किया, जाहिर बात है वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे अपने सेल्स के जरिए से ही मल्टीप्लाई बाय 100 से। अब नेट प्रॉफिट आपके पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है सामने, इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। नेट प्रॉफिट भी है 2000, सेल्स हमारे पास है 60,000। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो हमारी सेल्स का कितना परसेंट है। तो नेट प्रॉफिट हमारी सेल्स का 3.33% है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो व्हेन यू विल कैलकुलेट देन यू गेट द आंसर। तो आपके पास 3.33% जो है ये हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो है। उसके बाद हम अगर तीसरे रेशियो की जानिब जाए अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, तो तीसरा रेशियो जो हमारे पास मौजूद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में वो रेशियो हमारे पास है रिटर्न ऑन एसेट्स। अब रिटर्न ऑन एसेट्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए हमारे पास चीज गिवन है, रिटर्न ऑन एसेट्स फाइंड आउट करेंगे हम। नंबर 3 हमारे पास इसमें जो है रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है इस साल में वो हमारे एसेट्स से, यानी कि हमने उन एसेट्स को यूटिलाइज करके, जो हमारे पास एसेट्स मौजूद थे उसको यूटिलाइज करके हमने कितना परसेंट अपना जो है वो प्रॉफिट अवेल किया है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला वही, चूंकि एसेट के बाद है तो हम उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास वैल्यू है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। जितने हमारे पास एसेट्स होंगे हम उसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट हमने, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2000, टोटल एसेट साइड भी हमारे पास गिवन है, टोटल एसेट्स हमारे पास है 40,000 रुपीस। तो ये जो नेट प्रॉफिट हमारे पास 2000 था और 40,000 जो हमारे पास टोटल एसेट्स थे, इसका मतलब हमने अपने यूनिट्स को, एसेट्स को कितना परसेंट यूटिलाइज किया,
5% हमने अपने एसेट्स को जो है वो यूटिलाइज कर लिया है। उसके बाद हम चौथा फॉर्मूला देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट के जरिए से हमें प्रॉफिट पे कितना परसेंट जो है इक्विटीज को यूज करके, इन्वेस्टमेंट को यूज करके हमें कितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना परसेंट इक्विटीज जनरेट करके हुआ। तो यहां पर भी हमारे पास वही फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हम बात करेंगे हमारे पास टोटल इक्विटी की, तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट तो गिवन है एंड द वैल्यू इज 2000। टोटल इक्विटी हमारे पास गिवन है, तो टोटल इक्विटी हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? टोटल इक्विटी फाइंड आउट करने का तरीका ये रहा हमारे पास गिवन है कि हम किस तरीके से अपनी टोटल इक्विटी को फाइंड आउट करेंगे। टोटल इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए जैसे आप वैल्यूज देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो हमारे पास गिवन है 10,000 रुपीस, प्रेफरेंस शेयर जो गिवन है वो हमारे पास है 2,000 रुपीस, और रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 8,000 रुपीस। तो इसी तरीके से जब हम इन तीन चीजों को प्लस कर देंगे, इन तीन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000, तो हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाएगी 20,000 रुपीस। उसको हम मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यानी कि इक्विटी को इस्तेमाल करके जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया है वो प्रॉफिट हमने जनरेट किया है 10%। सो दीज आर आवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसके अलावा हमारे पास एक और रेशियो आता है अर्निंग पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, लेकिन चूंकि हमारे पास शेयर्स की जो है क्वेश्चन के अंदर तादाद नहीं गिवन कि हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं या कितने हमने शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, तो इस वजह से हम अर्निंग पर शेयर इसमें मौजूद नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास सेकंड रेशियोज की, जो हमारे पास मजीद चीजों को फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज हमारे पास क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कंपनी की जो सॉल्वेंसी पोजीशन है कि हमारी कंपनी मजीद कितने डेब्ट जो हैं, उसके एसेट्स जो हैं वो डेब्ट्स के मुकाबले में कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज, उसकी इक्विटीज जो है उसके एसेट्स के मुकाबले में कितनी है, उसकी डेब्ट जो है उसके एसेट्स के मुकाबले में कितने हैं। ये तीनों चीजें जो है हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली चीज हम इक्विटीज रेशियोज में फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1, टोटल इक्विटी टू टोटल एसेट्स। सबसे पहली चीज हम हमारे पास डेब्ट रेशियो में, सॉल्वेंसी रेशियोज में हमारे पास सबसे पहली चीज हम फाइंड आउट करें टोटल इक्विटी टू टोटल एसेट्स, यानी कि हमारे पास जो इक्विटी हमारी है वो हमारे एसेट्स के मुकाबले में जो है वो कितनी है। सबसे पहली चीज हमारे पास जो इक्विटी है, हमने इससे पहले भी इक्विटी फाइंड आउट की थी, उसकी कंप्यूटेशन आपके पास पहले भी गिवन होगी। वो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है इसमें टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास टोटल इक्विटी टू टोटल एसेट्स है। क्योंकि टोटल इक्विटी पहले है तो इक्विटी हमारे पास ऊपर आ गया और एसेट्स हमारे पास नीचे। इक्विटीज हमारे पास थी 20,000 रुपीस की, हमने पहले भी कंप्यूटेशन की थी। 10,000 का शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, 2,000 के प्रेफरेंस शेयर्स और हमारे पास जो है 8,000 का हमारे पास जो है वो रिजर्व्स और सरप्लस मौजूद होते हैं। तो 20,000 हमारे पास टोटल इक्विटी है। टोटल एसेट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इक्विटीज हमारे पास है और टोटल एसेट्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो 40,000 रुपीस, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इक्विटी है वो हमारे एसेट्स के मुकाबले में 50% है। उसके बाद हम दूसरी चीज इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, हम दूसरी चीज इसमें फाइंड आउट करते हैं टोटल डेब्ट्स टू टोटल
टोटल डेब्ट्स टू टोटल एसेट्स। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला वही, चूंकि डेब्ट्स ऊपर आ गए तो हमारे पास टोटल डेब्ट्स हमारे पास कितने हैं, वो आपके पास यहां पे मौजूद है कि डेब्ट्स हमारे पास जो फिक्स्ड लायबिलिटीज है वो 14000 की है, और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास लायबिलिटीज है अपना 14000 की है, और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास लायबिलिटीज है वो 4800 रुपीस की है, 5800 रुपीस की है। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से 6000 रुपीस की है बाकी लायबिलिटीज। तो टोटल डेब्ट्स हमारे पास जो है वो इस हिसाब से यहां पर आपके पास वो वैल्यूज गिवन है। तो टोटल डेब्ट्स हमारे पास जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जो हमारे पास टोटल डेब्ट्स हैं, टोटल डेब्ट्स आपको पता है वो वैल्यू कितनी है, 20000 रुपीस। टोटल एसेट्स यहां पर भी आपके पास गिवन है और क्वेश्चन में भी हमारे पास गिवन है, टोटल एसेट्स हमारे पास है 40000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले तो ये चीज फाइंड आउट करने की हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब हमारे पास टोटल इक्विटी टू टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई कि हमारी इक्विटी जो है वो हमारे एसेट्स के 50% है, तो जाहिर सी बात है जो बाकी साइड का जो 50% होगा वो हमारी क्या होगी, वो हमारी लायबिलिटीज होंगी। इट इज अंडरस्टूड। ये हमारे पास दो रेशियोज थे। उसके बाद हम तीसरे रेशियो की तरफ जाते हैं कि हमारे डेब्ट्स जो हैं, जो हमारे लायबिलिटीज है हमारे ऊपर, वो हमारी इक्विटीज के मुताबिक जो है वो कितनी है। अब उनके दरमियान जो है आपस में रेशियो क्या है, तो इसमें अगर हम थर्ड रेशियो फाइंड आउट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज में, तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे पास थर्ड रेशियो है टोटल डेब्ट्स टू टोटल इक्विटी। हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला टोटल डेब्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल डेब्ट्स भी 20000 के हमारे पास, टोटल इक्विटीज भी हमारे पास 20000 की है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, यानी कि ये दोनों आपस में 100% हैं, यानी कि दोनों 50-50 थे, तो 50 और 50 दोनों को प्लस कर दिया। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टोटल डेब्ट्स जो आपके पास, जो पहले हमने रेशियोज फाइंड आउट किए थे, टोटल डेब्ट्स टू एसेट्स, और उसमें प्लस कर दें टोटल इक्विटीज टू टोटल एसेट्स। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों रेशियोज को प्लस कर देंगे, 50 इसका आया था 50 इसका, तो जाहिर सी बात जो बाकी होगा वो इस तरीके से इन दोनों का आ जाएगा, तो 50 प्लस 50 हो जाएगा 100, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 100%। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर थर्ड रेशियोज की, जो हमारे पास वैल्यूज कहलाई जाती हैं लिक्विडिटी रेशियोज। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की, कि लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो क्या होगा। नंबर 3 इज लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज के जरिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो क्या है। इसका मतलब क्या है, क्या कंपनी अपने करंट एसेट्स से अपनी करंट लायबिलिटीज, जो उससे फौरी लायबिलिटीज पे करनी होती हैं, क्या वो पे कर सकती है। अगर तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन इस सिचुएशन में है कि कंपनी अपने करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज पे कर सकती है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की पोजीशन बेहतर है। तो अब उसके हवाले से हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास इसमें 3 फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम अपना देखेंगे वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना है। वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है, वर्किंग कैपिटल से मुराद है कि हमारा कितना फंड जो है, तो हमारे पास फंड मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, वैल्यूज मौजूद हैं, वो कितनी हमारी वर्किंग में है, करंट कंडीशन में। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्किंग कंडीशन के लिए, करंट एसेट्स हमारे पास जितनी वैल्यू के होते हैं हम उसमें से माइनस कर देते हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स भी हमारे पास गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी हमारे पास गिवन है। आप सामने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि करंट एसेट्स हमारे पास कितनी वैल्यूज की गिवन है। हमारे पास करंट एसेट्स में कैश मौजूद है 1000 रुपीस, इन्वेस्टमेंट हमारे पास मौजूद है 3000 रुपीस की,
सन्ड्री डेब्टर्स यानी कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास मौजूद है 4000 का, और आखिर में जो हमारे पास स्टॉक है यानी कि इन्वेंट्री वो मौजूद है हमारे पास 6000 रुपीस की। तो अगर हम इन सब को प्लस करें 1000 3000 4000 4000 4000 8000 और लास्ट में हमारे पास वैल्यू है 6000 की, तो इन सब को हम प्लस करें तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 14000 की। और इसके बरअक्स इससे पहले हमने करंट लायबिलिटीज कंप्यूट की थी, करंट लायबिलिटीज की हमारे पास वैल्यू बनती है 20000 रुपीस। 20000 रुपीस की जो है, सॉरी 20000 रुपीस नहीं बनेगी, हम इसमें कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि करंट लायबिलिटीज हमारे पास जो है वो कितनी बनती है। करंट लायबिलिटीज हमारे पास बनेंगी 1200, इसमें हमारे पास मौजूद है, फिर 2000, फिर 200 की है और फिर 2600 रुपीस की है। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज बन जाएगी, अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज होगी 6000 रुपीस की। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल आया 14000 में से हमने 6000 माइनस कर दिया, तो हमारा वर्किंग कैपिटल 8000 आया। इसका मतलब अब भी हमारे पास हमारे वर्किंग कैपिटल है वो हमारे पास उसकी वैल्यू बच रही है। तो इस तरीके से हम अपना वर्किंग कैपिटल जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हमारा करंट रेशियो कितना है, यानी कि हम क्या हमारी लायबिलिटीज एसेट्स के मुकाबले में पे कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। हम बात करते हैं करंट एसेट्स, सॉरी करंट रेशियो। हम करंट रेशियो के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम इसमें इस तरीके से वैल्यूज देखेंगे कि हमारे पास जो करंट एसेट्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद है 14000 के, डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज 6000। तो हम अगर इसको डिवाइड करें 30 से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/3, यानी कि हमारे एसेट्स जो हैं वो 7 गुना है हमारी लायबिलिटीज के मुकाबले। तो ये हमारे पास अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल में पॉइंट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 3.2 समथिंग आएगी। तो यानी कि ये हमारे पास हम इसके आगे लिख देंगे 3.2 सॉरी 2 और 2 आएगी शायद 2.2 टाइम्स, यानी कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो हमारी करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में 2.2 टाइम्स ज्यादा है। तो इस तरीके से ये हमारी कंपनी की जो है वो लिक्विडिटी पोजीशन को जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वर्किंग कैपिटल आ गया और करंट रेशियो आ गया। इसके बाद हम अगर मजीद अपनी कंपनी की बेहतरी की तरफ देख रहे हैं कि हमारी कंपनी मजीद कितनी सुटेबल कंडीशन में है, उसके लिए हम अपनी कंपनीज के लिए एक और रेशियो भी फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर 3 इज हम फाइंड आउट करते हैं क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो में हम क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, क्विक रेशियो के जरिए हम देखते हैं जिसमें ऐसे एसेट्स हम उठाते हैं जो हमारे पास फौरन हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि क्विक रेशियो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हमारे पास क्विक एसेट्स, ये आपके पास कंप्यूटेशन मौजूद है कि हम अपने क्विक एसेट्स जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। जो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स की हमारे पास वैल्यू थी 14000, उसमें से हम दो चीजें माइनस कर देते हैं, प्रीपेड अकाउंट और इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक जो हमारे पास मौजूद है। तो प्रीपेड तो इसमें हमारे पास है नहीं, तो हम इसमें से 14000 में से जो वैल्यू मौजूद है 14000 में से हम उसमें से 6000 जो है जो हमारी स्टॉक की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे 8000 रुपीस। जो 8000 रुपीस ये हमारे पास आया, हमने यहाँ पे पुट कर दिए, 8000 को हमने डिवाइड कर दिया जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज थी, इससे पहले भी हमने देखी करंट लायबिलिटीज हमारे पास मौजूद थी 6000 रुपीस। तो जब हम इसको देखेंगे डिवाइड करेंगे 0 से कैंसिल हो गए, 8 डिवाइड बाय 6 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 टाइम्स। 4/3 टाइम्स को देखेंगे तो ये हमारे पास होगा 1.25, आई थिंक आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 1.25 टाइम्स, यानी कि हमारे क्विक एसेट्स भी हमारी करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में 1.25 टाइम्स हैं, क्योंकि स्टॉक को बेचने में हमें टाइम लगेगा।
लेकिन जो बाकी एसेट्स हैं जिसमें अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट और कैश है, यानी कि हमारे पास इतने एसेट्स, कंपनी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि हम अपनी उन एसेट्स की वैल्यूज में से, क्विक एसेट्स में से भी अपने तमाम करंट लायबिलिटीज को जो हमें फौरी पे करनी होती है वो हम आसानी से पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा रेशो था जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। उसके बाद हम अपने चौथे रेशो की जाने जाते हैं। नंबर 4 रेशो जो हमारे पास मौजूद होता है वो रेशो हमारे पास कहलाया जाता है एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज हमारे कौन कौन से रेशियोज होते हैं? एक्टिविटी रेशियोज से मुराद ये होती है कि हमने इस साल जो एक्टिविटीज की हैं, यानी कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, ये हमारी एक्टिविटीज हैं जो हमारी वर्किंग चल रही है, जो हमारी गुड्स हमने सेल की हैं, यानी कि जो हमारा एक्चुअल वर्क है। अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, यानी कि हम गुड्स वगैरह, गुड्स का बिजनेस है, तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज रेशियोज होंगे। और अगर हमारा सर्विसिंग बिजनेस है तो फिर सेल्स वगैरह नहीं होंगे, फिर हमारी इनकम्स वगैरह होंगी जो हम इनकम जनरेट कर रहे होंगे। तो उससे रिलेटेड हम अपना रेशियोज देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला एक्टिविटी रेशियो आता है वो हमारे पास आता है, उसे हम कहते हैं एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब जो हमारे पास एसेट्स टर्नओवर रेशियो होता है वो हम किस तरीके से लगाते हैं कि हमने कितने सेल जो है वो की हमारे एसेट्स को यूज करके, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ये हमारे पास एक्टिविटी रेशियो हो जाते हैं। अब हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? सेल्स हमारे पास भी क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीस की, उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे टोटल एसेट्स से। टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है 40,000 थे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5 टाइम्स। ये हमारे पास जो है ये हमारा एसेट्स टर्नओवर रेशियो होगा कि हमने अपने एसेट्स को इस्तेमाल करके सेल्स कितनी की, और ये हमारे पास जो है एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो इस तरीके से। इससे हम फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास करंट रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा रेशियो हमारे पास मौजूद है, उसे हम कहते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमारे पास क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से मुराद हमारे पास इसमें फार्मूला होता है, चूंकि इन्वेंटरी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम उसे डिवाइड कर देते हैं हमारे किस वैल्यू के साथ? उसको डिवाइड करते हैं हमारे, क्योंकि एसेट्स के इस्तेमाल की बात हो रही है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं अपने एसेट्स में भी। किस चीज की एसेट की? एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी की हम बात करेंगे, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू इस तरीके से एवरेज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास मौजूद है 51,600 क्वेश्चन में मौजूद है। एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज का मतलब होता है अगर हमारे पास 2 सालों की होगी तो हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है, ओपनिंग इन्वेंटरी भी और क्लोजिंग इन्वेंटरी भी गिवन हो तो हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों की वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आंसर, ये जो है ये क्वेश्चन मौजूद है ये अगर हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी दोनों मौजूद हो। अगर ना हो तो हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस शीट में इन्वेंटरी होगी हम उसी को ले लेते हैं, और यहाँ पे बैलेंस शीट में इन्वेंटरी हमारे पास मौजूद है 6,000। तो इस 6,000 की इन्वेंटरी को जब हमने यूज किया तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर इसके पास आ जाएगा 8.6 टाइम्स। आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 8.6 टाइम्स जो है ये हमारे पास, ये हमारी इन्वेंटरी टर्नओवर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने साल में 8.6 टाइम्स जो है अपनी इन्वेंटरी को सोल्ड आउट किया है। ये हमारे पास टाइम्स आ गए कि हमने इतनी मात्रा जो है अपनी इन्वेंटरी को सोल्ड आउट किया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की, कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो किस तरीके से होता है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम किस तरीके से कंप्यूटेशन करेंगे वो हम देखते हैं।
इसमें हमारे पास मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जब हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अकाउंट रिसीवेबल हमारा किससे होगा, सेल्स से। लेकिन सेल्स भी कौन सी, जो हमारी क्रेडिट सेल्स हुई। यहाँ पे तो गिवन नहीं है, तो जो सेल्स हुई है यानी कि हमने क्रेडिट पे की, क्योंकि बेसिक चीज है क्रेडिट पर चलती है। अब क्रेडिट सेल्स उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे किस चीज से, उसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के साथ। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल वही है कि अगर 2 सालों की बैलेंस शीट हमारे पास गिवन होगी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब क्रेडिट सेल्स जो हमने की है, सेल्स की है हमने 60,000 की, उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, चूंकि एवरेज तो नहीं है तो जो क्वेश्चन के अंदर सन्डी डेटर्स गिवन है उससे हम डिवाइड कर देंगे यानी कि 4000 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 15 टाइम्स। इसका मतलब है हमने 15 मरतबा जो है अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को जो है साल के अंदर रिसीव किया है अपने डेब्टर्स से, जिनसे हमने पैसे लिए। तो उसके बाद हमारे पास इसमें चौथा जो आखिरी रेशियो होता है इसके अंदर, जो हमारा जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो हमारे पास होता है अकाउंट्स पेएबल टर्न ओवर रेशियो। अब अकाउंट्स रिसीवेबल में सेल्स था तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स पेएबल में हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी जो हमने परचेज की है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाजू का नेट परचेजेस भी हम ले लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस वजह से लेते हैं क्योंकि सारा माल हमने जो बेचा है या बच गया है, जो हमने बेचा है हम उसके मुताबिक जो अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं हम हमारे पास एवरेज अकाउंट्स पेएबल से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 51,600, उसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है वो आप देखते हैं क्रेडिटर्स का वो है 1200। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई हमारे पास 43 टाइम्स, यानी कि हमने इस तरीके से कर करके जो है अपनी वैल्यूज की पेमेंट की है। तो 43 टाइम्स जो हमारा अकाउंट्स पेएबल हमने पे किया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास अकाउंट्स या एक्टिविटी रेशियोज होते हैं कि ये हम इस रेशियोज के जरिए फाइंड आउट करते हैं कि हमने पूरे साल में इस मतलब कितनी एक्टिविटीज की हैं। एंड लास्ट जो मार्केट रेशियोज है हमारे पास, मार्केट रेशियोज इस क्वेश्चन के अंदर इसलिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि हम जब मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि इस वक्त करंट कंडीशन में इस बिजनेस की जो मार्केट प्राइस है वो क्या है। तो इस तरीके से हम अपना मार्केट शेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल गाइस। आगे हम मजीद एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर हम मजीद 2 टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस जो है वो किस तरीके से होते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो किस तरीके से होते हैं, हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस जो है एक कंपनी के वो क्या होते हैं और ट्रेंड एनालिसिस जो है एक कंपनी के क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस से मुराद यह है कि कंपनी जब अपना मवाजना, अपना कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरेटिव जो है कंपैरिजन को शो कर रहा है, कंपनी अपना कंपैरिजन करती है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के दरमियान कि कंपनी अपने आप को देखती है कि करंट ईयर में हमारी जो है उसकी वैल्यू क्या थी, हमने जो की है यानी कि सेल्स की है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है, आप कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एसेट्स की वैल्यूज का कंपैरिजन कर सकते हैं, आप कैश की वैल्यू का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डेटा गिवन है इसमें हमारे पास कंपैरिजन में 2 चीजें गिवन, एक सेल्स मौजूद है मुख्तलिफ ईयर्स की 2006 से लेकर 2010 तक और हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम मौजूद है 2006 से लेकर 2010 तक। तो अब हम इनके दरमियान जो कंपैरिजन करेंगे वो क्या होगा, कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की।
तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि सेल्स की कंपैरिजन जो हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। कंपैरिजन दो तरीकों से होती है, एक तो हम वैल्यूज के जरिए से फाइंड आउट करते हैं और एक परसेंटेज के जरिए से फाइंड आउट करते हैं। जब हम कंपैरिजन वैल्यू के जरिए से करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन में हम उसको जो करंट ईयर की जो सेल्स होगी, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मौजूद है कि हमने कंपैरिजन करना है कंपैरेटिव एनालिसिस का 2008 और 2009 का करना है। सो इट्स कॉमन दैट 2009 इज अ करंट ईयर, हमारे पास जो है वो करंट ईयर है। 2009 और 2009 के अंदर जो हमने सेल्स की हैं वो हमने की है $30,990। उसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, उसमें से हम लेस कर देंगे, जो 2008 का कंपैरिजन करना है तो लेस करने के लिए हम फाइंड आउट कर देंगे सेल्स 2008 की। तो 2008 की जो हमारे पास सेल्स मौजूद है वो सेल्स मौजूद है 31,994। अगर हम इसमें से ये वैल्यू माइनस करें तो वैल्यू माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो लाजमी बात है वो माइनस में आएगा। तो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो हमारे पास आएगा $996 बट इन माइनस। ये हमारे पास जो है ये कंपैरिजन होगा जो हम दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास 996 नॉट 954, I already calculated that $954 जो है हमारे पास कंपैरिजन आएगा। ये हमारी सेल्स क्या हुई पिछले साल की निस्बत, हम कहेंगे कि ये जो सेल है हमारी दैट इज डिक्रीज इन सेल्स, कि हमारी सेल्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो। अब इसका अगर हम परसेंटेज के मुताबिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितनी परसेंट हमारी सेल डिक्रीज हुई, तो क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस में वैल्यू के जरिए भी करते हैं और परसेंटेज के जरिए भी शो करते हैं। तो परसेंटेज की वैल्यू हम हमेशा, इससे पहले भी मेरे कुछ पिछले लेक्चर जो है जिसमें हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट किया था, तो उसके लिए किसी भी किस्म की परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसका, तो उसके लिए परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है करंट ईयर उसको हम उसमें से हम माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू, या तो आपका इसमें बेस ईयर भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू। अब करंट ईयर की जो हमारे पास सेल्स है वो कितनी है 30,990, उसमें से हम माइनस कर देंगे 31,994 डिवाइडेड बाय 31,994। जब हमने इन दोनों की वैल्यूज को माइनस किया और डिवाइड किया और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। तो जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास जो परसेंटेज में वैल्यू है वो माइनस में आई, -2.54%। अब माइनस में हमारे पास वैल्यू क्यों आई, क्योंकि 2009 की जो सेल्स है वो कम है और 2008 की सेल्स जो है वो हमारे पास ज्यादा है। तो इस तरीके से ये हमने जो है कंपैरिजन कर लिया परसेंटेज में। अब इसी तरीके से अब आप इनकम में भी इसका कंपैरिजन करेंगे। जब आप ऑपरेटिंग इनकम में कंपैरिजन निकालेंगे तो वो किस तरीके से होगा कि ऑपरेटिंग इनकम 2009 के लिए लेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 8,231, और जब हम उसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम 2008 की तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8,446। तो इस तरीके से माइनस करने के बाद आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो उसका भी इसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास था कंपैरेटिव एनालिसिस कि हम दो सालों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हम एक और चीज लास्ट में डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड एनालिसिस होता है वो क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रेंड एनालिसिस। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। देखिए जिस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है वो सिर्फ दो सालों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या चल रहा है। लेकिन जो ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस में हम किसी एक ईयर को अपना बेस ईयर बनाकर हम उसे मुख्तलिफ ईयर से कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में मौजूद है कि आपने 2006 को बेस ईयर बना के 2009 तक कंपैरिजन करना है। तो हमने 2006 को बेस ईयर बना दिया। अब जाहिर बात है आप यहां पर तीन किस्म की कंप्यूटेशंस करेंगे, जैसे हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया सेम इट इज ऐसे ही होगा, लेकिन यहां पे आपका जो प्रीवियस ईयर होगा हर साल में वो आपका 2006 होगा। उसके अलावा आप उसमें प्रीवियस ईयर नहीं लेंगे।
इसमें आपके पास जो फॉर्मूला होगा परसेंटेज फाइंड आउट करने का, वो परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास यहां लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें हमारे पास करंट ईयर होगा और उसके बाद हमारे पास होगा बेस ईयर माइनस होगा और डिवाइड हो जाएगा बेस ईयर। फॉर एग्जांपल अगर हम 2007 का जो है वो कंपेयर ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं और इस तरीके से हम 2007 का करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे, 3 सालों का ट्रेंड एनालिसिस होगा हमारे पास। लेकिन तीनों सालों में जो हम वैल्यू माइनस करेंगे वो वैल्यू हमारी होगी 2006 की। तो ये ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि हम अपनी बिजनेस की कंडीशन जो है वो प्रीवियस ईयर से मैच नहीं कर रहे होते सिर्फ, बल्कि किसी एक ईयर को बेस ईयर बनाकर हम अपने आगे वाले सालों को कंपीट कर रहे होते हैं या कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमारे आगे वाले सालों को इस साल की निस्बत जो है वो किस तरीके से फायदा होगा। स्पेशली ट्रेंड एनालिसिस वो कंपनीज कर रही होती हैं जो स्पेशली स्टार्ट हुई उन्हें 5-6 साल हुए हैं, तो वो अपना ट्रेंड एनालिसिस के जरिए से पब्लिक को जो है अपने शेयर्स ऑफर जब करती हैं तो पब्लिक को अपना ट्रेंड एनालिसिस शो करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, या जो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट जो है वो शो करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो वो शो करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रेंड एनालिसिस को वो शो करते हैं कि जब हम पहले साल में थे तो हमारी सेल्स इतनी थी और इतना परसेंट सेल्स थी, क्योंकि हम नॉर्मली परसेंटेज शो करते हैं ट्रेंड एनालिसिस में, वर्टिकल उसमें करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस में हम इस तरीके से पहले साल का देखते हैं, फिर दूसरे साल का देखते हैं, फिर तीसरे साल का देखते हैं, बताते हैं उनको कि हम इस तरीके से जो है इंक्रीज होते गए। तो इस तरीके से जो है वो ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि हम बेस ईयर को मैच करके अपनी वैल्यूज देखते हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं या कितनी ज्यादा परसेंटेज जो हमारी सेल्स में या इनकम में जो है वो डिक्रीज हुई। सो दैट्स अवर टुडेस लेक्चर एंड दैट इज अवर रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। हमने आज इन तीन चीजों को कंप्लीटली डिस्कस किया। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई क्वेरीज हैं तो यहाँ नीचे हमारे पास जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होगा, आप उस पर आसानी के साथ अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर आपको कहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो अकाउंट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड आपको हमारे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा इस पेंडेमिक सिचुएशन में, स्पेशली स्टे होम, स्टे सेफ, और ऑनलाइन क्लासेस की भी हमारे पास तरतीब मौजूद है। और इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके, जो आपने अभी पहले देखा उस पे जो है आप कांटेक्ट करके आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइमिंग विद रीजनेबल फीस विद इजी पेमेंट्स मेथड आप आराम से अपने घर बैठे अपनी अकाउंट्स की स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए मुझे, सर शिराज सुमरो को। अल्लाह हाफ़िज़।